Hello everyone. In this lecture we will discuss about crystal oscillator. जैसा कि हम लोग जानते हैं oscillator circuits are used to generate the signal of the desired frequency. बहुत सारे oscillator हम लोगों ने डिस्कस किए, हार्टले oscillator, कोलपिट्स oscillator, बीन ब्रिज oscillator. इन सब ऑसिलेटर में दिक्कत यह है कि इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है. फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन चेंज हो जाता है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और सम अदर पैरामीटर्स. तो अगर हमें बहुत हाईली स्टेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन चाहिए, जो हमें जनरेटेड सिग्नल हमें ऑसिलेटर से मिल रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर हमें स्टेबल चाहिए ड्यू टू द वेरिएशन इन टेम्परेचर और सम अदर पैरामीटर्स, तो ऐसे ऑसिलेटर में हम रिजोनेंट सर्किट की जगह पे हम क्रिस्टल यूज करते हैं. क्रिस्टल ऑसिलेटर प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड स्टेबल फ्रीक्वेंसी, प्रोवाइड्स एक्यूरेट and stable frequency. सिग्नल, जो सिग्नल जनरेट होगा क्रिस्टल ऑसिलेटर से वो स्टेबल होगा, फ्रीक्वेंसी एक्यूरेसी हाई होगी. और अगर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या सम अदर पैरामीटर चेंज हो रहे हैं तो भी जो फ्रीक्वेंसी की चेंजिंग होगी वो लेस देन 0.1% होगी. फ्रीक्वेंसी चेंज इज लेस देन 0.1%. तो जैसा मैंने बताया कि क्रिस्टल ऑसिलेटर में हम रिजोनेंट सर्किट के जगह पे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यूज करते हैं. इट यूज पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल. क्रिस्टल, ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल एज ए रिजोनेंट सर्किट की तरह वर्क करता है. पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की विशेषता होती है कि अगर हम इस पर मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करें तो इसके अपोजिट फेसेस पर वोल्टेज डेवलप होता है. और अगर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे मैकेनिकल फोर्स इस तरह से है कि ये वाइब्रेट कर रहा हो तो अपोजिट फेस पर हमें एसी सिग्नल मिलता है. और अगर हम इसको एज ए रिजोनेंट सर्किट यूज करें, क्योंकि रिजोनेंट सर्किट का भी वर्क है डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को जनरेट करना, तो रिजोनेंट सर्किट के जगह पे अगर हम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यूज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है. ये हम बाद में देखेंगे, सर्किट एनालिसिस करेंगे जब. पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल स्टेम है. इस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल स्टेम को मेटल के दो होल्डिंग प्लेट्स के बीच में लगा देते हैं. होल्डिंग प्लेट्स, ये एक होल्डिंग प्लेट ये रहेगा और एक होल्डिंग प्लेट ये रहेगा. दो होल्डिंग प्लेट मेटल के होंगे, उसके बीच में लगा देंगे. ये है सिंबल ऑफ क्रिस्टल. तो आप इसको ध्यान से देखिए. जिस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो कंडक्टर के बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है, इसी तरह से यहाँ आप देखिए कि दो मेटल प्लेट्स हैं और इसके बीच में ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है.
तो ये डाइलेक्ट्रिक की तरह वर्क करता है। तो इस तरह से पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल अगर वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो इसको हम एक कैपेसिटर, इसको हम माउंटिंग कैपेसिटर कहेंगे, CM। अगर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल वाइब्रेट नहीं कर रहा है, स्टेबल है, तो इसको हम इक्विवेलेंट सर्किट के रूप में एक कैपेसिटर से रिप्रेजेंट करेंगे। CM इज द माउंटिंग कैपेसिटर। और अगर ये क्रिस्टल वाइब्रेट कर रहा है तो हम इसके पैरेलल में एक रजिस्टर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर लगाएंगे। ये रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर ये तीनों आपस में सीरीज में होंगे और तब इक्विवेलेंट सर्किट क्रिस्टल का इस तरह से होगा। इस इक्विवेलेंट सर्किट में आप देख रहे हैं RLC का सीरीज कम्बिनेशन है और ये कम्बिनेशन CM जो कि होल्डिंग कैपेसिटेंस है, माउंटिंग कैपेसिटेंस है, इसके पैरेलल में कनेक्ट है। जब क्रिस्टल वाइब्रेट करेगा तो ये इक्विवेलेंट सर्किट होगा और अगर क्रिस्टल वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो ये जो सीरीज RLC कनेक्शन है ये हट जाएंगे और केवल माउंटिंग कैपेसिटेंस यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ऐसा इसलिए होता है कि जब क्रिस्टल वाइब्रेट करता है तो इंटरनल फ्रैक्शनल लॉसेस होते हैं। इंटरनल फ्रैक्शनल लॉसेस होते हैं और इन लॉसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस R से। जब वाइब्रेट करेगा तो इंटरनल फ्रैक्शनल लॉसेस होंगे, उनको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ R हमने दिखाया है। और क्रिस्टल में वेट होता है, मास होता है और इस मास होने के नाते उसमें इनर्शिया होता है। तो इस इनर्शिया ऑफ क्रिस्टल को, इनर्शिया ऑफ क्रिस्टल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इंडक्टेंस L से। और वाइब्रेटिंग क्रिस्टल में कुछ स्टिफनेस भी होता है, तो इस स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपेसिटेंस C से। तो इस तरह से ये अगर क्रिस्टल वाइब्रेट कर रहा है तो ये तीनों सीरीज में होंगे और ये पैरेलल में होंगे जो माउंटिंग कैपेसिटेंस है। वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो केवल माउंटिंग कैपेसिटेंस होगा और वाइब्रेटिंग क्रिस्टल है तो ये होगा। तो ये है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए क्रिस्टल। जैसा कि इस इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ क्रिस्टल में हम देख रहे हैं, एक सीरीज रिजोनेंस सर्किट है जो RLC की सीरीज कम्बिनेशन से बना है और ये सीरीज कम्बिनेशन माउंटिंग कैपेसिटेंस CM से पैरेलली कनेक्ट है। इसमें हम कह सकते हैं कि सीरीज रिजोनेंट सर्किट और पैरेलल रिजोनेंट सर्किट दोनों हैं। तो ये सर्किट, इसमें दो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी होंगी। एक होगा सीरीज रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी सीरीज रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये होगा ड्यू टू इस सीरीज टैंक सर्किट, सीरीज RLC सर्किट के नाते जो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी वो सीरीज रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसमें इंडक्टर का रिएक्टेंस XL इस कैपेसिटेंस के रिएक्टेंस XC के इक्वल होगा, तो वो फ्रीक्वेंसी सीरीज रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। इस केस में इस सीरीज RLC सर्किट का इम्पीडेंस मिनिमम होगा और वो इक्वल होगा रेजिस्टेंस R के। तो सीरीज रिजोनेंस
फ्रिक्वेंसी तब होगा जब XL, ऐसी फ्रिक्वेंसी जिसमें XL इक्वल्स XC, और ये सीरीज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी इज गिवन बाय Fs इक्वल्स 1/2π√LC हर्ट्ज। सेकेंड रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी पैरेलल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, जो कि इस RLC की सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्टेड विथ CM पैरेलली। तो इस सर्किट से जो हमें मिलेगा ये होगा पैरेलल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। पैरेलल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, और इट इज गिवन बाय Fp इक्वल्स 1/2π√LCT, where CT is the total capacitance and it is given by C into Cm upon C plus Cm। चूँकि Cm और C पैरेलली कनेक्ट हैं और इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इंटू Cm अपॉन C प्लस Cm है, तो सिंस CT is less than C, hence CT C से कम है। यहाँ पर देखिए CT की वैल्यू C से कम है, इसलिए जो पैरेलल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी Fp इज ग्रेटर देन Fs। क्योंकि CT C से कम है इसलिए Fp की वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो पैरेलल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी इज ग्रेटर देन सीरीज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। अब हम ये देखेंगे कि क्रिस्टल का रिएक्टेंस किस तरह से वेरी करता है विद द वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी। ये क्रिस्टल रिएक्टेंस है, लोग प्लॉट करेंगे क्रिस्टल रिएक्टेंस वर्सेज फ्रीक्वेंसी। तो ये कर्व इस तरह से मिलता है। नेगेटिव रिएक्टेंस मीन्स कैपेसिटिव, और पॉजिटिव रिएक्टेंस मीन्स इंडक्टिव। जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, यह है Fs। शुरुआत में जब फ्रीक्वेंसी कम रहता है तो क्रिस्टल का रिएक्टेंस कैपेसिटिव होता है, और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटता है और फिर जीरो हो जाता है। और जब XL इक्वल्स XC इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटी इक्वल्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन मिलती है। ये फ्रीक्वेंसी, ये सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। इस केस में क्रिस्टल का रिएक्टेंस जीरो है
जो सर्किट होगा उसका जो इम्पीडेंस होगा वो इस केस में मिनिमम होगा और वो आर के इक्वल होगा। तो सीरीज रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर एक्स सी इक्वल्स एक्सएल होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब फ्रीक्वेंसी हम और अगर बढ़ाएं तो रिएक्टेंस इंडक्टिव हो जाता है। ये ओमेगा पी है, सॉरी एफ पी है, मीन्स पैरेलल रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो हम देख रहे हैं कि सीरीज रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी और पैरेलल रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बीच में बहुत कम वेरिएशन है। फ्रीक्वेंसी वेरिएशन बिटवीन सीरीज रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड पैरेलल रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज वेरी लेस। और जब फ्रीक्वेंसी सीरीज रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अबव होता है तो क्रिस्टल का रिएक्टेंस इंडक्टिव हो जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्रिस्टल के रिएक्टेंस में अगर वेरिएशन भी हो रहा है तो भी फ्रीक्वेंसी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है। सीरीज रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी और पैरेलल रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी दोनों काफ़ी क्लोज्ड हैं। तो जो कोलपिट ऑसिलेटर है उसमें जो हमने इंडक्टर यूज किया था, अगर उस इंडक्टर को हम रिप्लेस कर दें क्रिस्टल से और ड्यू टू एनी रीजन अगर क्रिस्टल का रिएक्टेंस चेंज भी होगा तो भी हमें बहुत स्टेबल फ्रीक्वेंसी का सिग्नल मिलेगा। तो एट द प्लेस ऑफ इंडक्टर वी कैन यूज द क्रिस्टल। तो इस तरह से इंडक्टर को क्रिस्टल से चेंज कर देने से, रिप्लेस कर देने से हमें हाईली स्टेबल फ्रीक्वेंसी का सिग्नल ऑसिलेटर के आउटपुट पर मिलेगा। अब अगर फ्रीक्वेंसी पैरेलल रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी से भी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, बढ़ाएं, तो क्रिस्टल का रिएक्टेंस बहुत तेज़ी से ड्रॉप होता है और ये इंडक्टिव से कैपेसिटिव हो जाता है इस तरह से। तो ये जो मैंने प्लॉट बनाया है यह है वेरिएशन इन क्रिस्टल रिएक्टेंस विथ फ्रीक्वेंसी, वेरिएशन ऑफ क्रिस्टल रिएक्टेंस विथ फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग एक सीरीज रिजोनेंट ऑसिलेटर बनाएंगे और उसकी वर्किंग डिस्कस करेंगे। सीरीज रिजोनेंट क्रिस्टल ऑसिलेटर इसको हम कॉमन इमिटर एम्पलीफायर यूज करके बनाएंगे। इसमें हम वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग यूज कर रहे हैं। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल है। और इमिटर रेजिस्टेंस के पैरेलल में हम एक बाईपास कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। इस बाईपास कैपेसिटर यूज करने का पर्पज है कि ये एसी सिग्नल के लिए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा और सिग्नल को ग्राउंड प्रोवाइड कराएगा।
सिग्नल बाईपास हो जाएगा, रेजिस्टेंस आर ई के थ्रू नहीं होगा। आर एफ सी रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉयल है। अगर सप्लाई में एसी सिग्नल बाई डिफ़ॉल्ट आ गया है, बाई मिस्टेक आ गया है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉयल, जैसा कि आप जानते हैं कि एक्स एल इक्वल्स ओमेगा एल इक्वल्स 2 पाई एफ एल। अगर एसी सिग्नल है और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो इस इंडक्टर का इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर यहाँ पे सप्लाई पे एसी सिग्नल है तो उस एसी सिग्नल को ये ब्लॉक कर देगा, यहाँ पे नहीं आने देगा। आउटपुट हम ग्राउंड और कलेक्टर के बीच में लेते हैं। कलेक्टर के आउटपुट के एक पार्ट को हम दोबारा फीडबैक करते हैं बेस पर, लेकिन यहाँ हम एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाएंगे। यहाँ एक क्रिस्टल के थ्रू हम दोबारा यहाँ बेस पर अप्लाई कर रहे हैं। और ये है कपलिंग कैपेसिटर CC। यहाँ पे हमने एक क्रिस्टल लगाया है कलेक्टर और बेस के बीच में। आउटपुट सिग्नल को हमने फीडबैक दिया है बेस पर, और एक कपलिंग कैपेसिटर CC यूज किया है कि जिससे कलेक्टर का जो DC वोल्टेज है ये इस फीडबैक नेटवर्क के थ्रू बेस पर अप्लाई ना हो। ये कपलिंग कैपेसिटर कलेक्टर के DC वोल्टेज को ब्लॉक कर देगा। तो इस तरह से इस क्रिस्टल ऑसिलेटर में हमने एक रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉयल यूज किया है, जो सप्लाई में अगर AC है तो उस AC को यहाँ कलेक्टर पे नहीं आने देगा, और कलेक्टर के थ्रू ये AC सिग्नल यहाँ पे एज ए फीडबैक सिग्नल अप्लाई नहीं होगा। RFC AC को ब्लॉक करेगा, और जो ये कपलिंग कैपेसिटर CC यूज हुआ है ये कलेक्टर के DC वोल्टेज को ब्लॉक करेगा और यहाँ पे नहीं आने देगा बेस पर। कपलिंग कैपेसिटर CC केवल AC सिग्नल, जो कलेक्टर पे AC सिग्नल है वही AC सिग्नल ही यहाँ पर बेस पर अप्लाई होगा। तो जो हम वोल्टेज फीडबैक कर रहे हैं कलेक्टर और बेस के बीच में, यहाँ पे ये मैक्सिमम तब होगा जब ये इम्पीडेंस इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मिनिमम होगा। जब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मिनिमम होगा तब ये कलेक्टर और बेस के अक्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम होगा। तो इस तरह से जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी, आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इस क्रिस्टल ऑसिलेटर के रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा। और चूँकि क्रिस्टल ऑसिलेटर की रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी इस ट्रांजिस्टर के डिवाइस पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करेगा। डिवाइस पैरामीटर मीन्स बीटा की वैल्यू या सप्लाई वोल्टेज या चेंज इन द टेम्परेचर, इन सब पे नहीं डिपेंड करेगा। क्रिस्टल का रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी फिक्स होता है, तो इसलिए जो इस ऑसिलेटर से हमें जनरेटेड सिग्नल मिलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी स्टेबल होगी। अब हम लोग पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की वर्किंग देखेंगे। पैरेलल रेजोनेंट सर्किट जैसा हमने देखा था अभी वेरिएशन इन क्रिस्टल रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, कि जब फ्रीक्वेंसी रेंज सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बीच होता है तो उस केस में क्रिस्टल का रिएक्टेंस इंडक्टिव होता है। सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दोनों काफ़ी क्लोज होते हैं एक दूसरे के, और इस ड्यूरेशन में क्रिस्टल का रिएक्टेंस इंडक्टिव होता है। इसका मतलब है कि अगर हम जैसे कोलपिट ऑसिलेटर यूज
करके साइनसॉइडल ऑसिलेटर जो हमने बनाया था, उसमें हमने C1 और C2 का सीरीज कम्बिनेशन लिया था और एक इंडक्टर यूज किया था उसके पैरेलल में। तो अगर हम उस इंडक्टर को, कॉलपिट ऑसिलेटर के इंडक्टर को क्रिस्टल से रिप्लेस कर दें तो हमें बहुत हाईली स्टेबल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मिलेगा, बहुत हाईली स्टेबल फ्रिक्वेंसी का सिग्नल हमें ऑसिलेटर के आउटपुट पर मिलेगा। तो हम अभी कॉलपिट ऑसिलेटर को मॉडिफाई करेंगे। सबसे पहले हम उसका कॉलपिट ऑसिलेटर को यूजिंग कॉमन इंटर एम्पलीफायर बनाते हैं। और कॉमन इंटर एम्पलीफायर में, जैसा कि हमने अभी इसके पहले वाले सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग यूज किया था, इसमें भी वही यूज करेंगे। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल है। रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल यूज करते हैं अगर पावर सप्लाई में AC सिग्नल है तो वो यहाँ कलेक्टर पर ना आने पाए। वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग यूज करते हैं बायसिंग और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। R1 R2 तो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क का काम करेगा। RE, यहाँ एक बाईपास कैपेसिटर यूज करेंगे जो सिग्नल को ग्राउंड प्रोवाइड कराएगा, सिग्नल के लिए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। CC1 कपलिंग कैपेसिटर, ये DC को ब्लॉक करता है। आउटपुट हम कलेक्टर के बीच में लेते हैं, कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में। तो जैसा कि कॉलपिट ऑसिलेटर में आपने देखा था कि कलेक्टर और बेस के बीच में हम एक पैरेलल ट्यून्ड सर्किट मेड बाय टू कैपेसिटर C1 C2 इन सीरीज विथ पैरेलल इंडक्टर L। तो LC ट्यून्ड सर्किट जो हम बनाए थे उसमें हमने यूज किया था दो कैपेसिटर C1 और C2। C1 C2 हमने दो कैपेसिटर यूज किया और यहाँ हमने एक इंडक्टर यूज किया था। उस इंडक्टर को हम रिप्लेस करेंगे एक क्रिस्टल से। इंडक्टर की जगह पे हमने क्रिस्टल लगाया और इस ट्यून्ड सर्किट को हम के आउटपुट को हम कलेक्टर और बेस के बीच में अप्लाई करेंगे यूजिंग कपलिंग कैपेसिटर CC1। CC2 कपलिंग कैपेसिटर हम यूज करते हैं DC सिग्नल को ब्लॉक करने के लिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्रिस्टल C1 C2 के पैरेलल में यूज किए हैं। तो ये सर्किट जो सिग्नल जनरेट करेगा, जो आउटपुट जनरेट करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी इस क्रिस्टल के रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। यहाँ पे क्रिस्टल हमने यूज किया है कैपेसिटर के पैरेलल में और इस LC ट्यून्ड सर्किट के आउटपुट को हमने बेस और कलेक्टर के बीच में अप्लाई किया है। तो इस तरह से पैरेलल रेजोनेंट सर्किट से जनरेटेड फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी क्रिस्टल ऑसिलेटर के रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर और क्रिस्टल ऑसिलेटर का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर के पैरामीटर पे नहीं डिपेंड करता है और वेरिएशन इन बीटा पे नहीं डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड करता, सप्लाई वोल्टेज पे नहीं डिपेंड करता। इसलिए ये बहुत हाईली स्टेबल फ्रीक्वेंसी का सिग्नल प्रोवाइड करेगा।